जय हिंद साथियों, ये क्लास आपकी ईवीएस की होने वाली है और जो एग्ज़ाम हुआ था 3 फरवरी 2023 को दिसंबर 2022 का जो पैटर्न था उस आधार पे, और इसके पहले जो 4 फरवरी 2023 के जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन थे उन्हें हम समाप्त कर चुके हैं। 6 फरवरी को भी समाप्त कर चुके हैं। बाकी अब 3 फरवरी के जितने क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग जो 10 क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस रूप में है, और इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ईवीएस में आपको रीजनिंग जरूर पूछता है, तो इतना मान के लिए कि 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग आपके रहेंगे और आपको इस पर हर तरह से आपको तैयार होना पड़ेगा। कैसा अप्रोच हमारा रीजनिंग लेना चाहिए। रीजनिंग के लिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत आपको टाइम अगर देना है इस पर, तो 40 सेकेंड या 50 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। तो चलिए क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दिया कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 4:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण तरीके से हम इसको करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि 25 नवंबर 2022 से और 26 नवंबर कितनी चली। तो 25 नवंबर की अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअली 25 नवंबर की, तो 4:50 से चल रही है, और 4:50 के चलने के बाद इसके पास 12 बजे तक रात तक कितना ही चली, इसको जोड़ लेते हैं। तो 12 बजे रात तक जो है आपको ये 7 घंटा 10 मिनट चली। कितना चली? 7 घंटा 10 मिनट जो है कब चली? 25 नवंबर को चली। और फिर देखिए दिया कि 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर हावड़ा पहुँची, कि 12:05 जो दोपहर की 12:05 है उस पर पहुँची। तो 12 घंटे 5 मिनट तो यहाँ भी चली, तो इसको हम 12 घंटे 5 मिनट यहाँ लिख लेंगे। अब ध्यान से इसको जोड़िए, 12 7 19, 19 घंटा 15 मिनट। कितना आ गया आपका? 19 घंटा 15 मिनट इसने यात्रा की। किसने? इस ट्रेन ने, जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 19.15 यानी कि 19 घंटा 15 मिनट इसने यात्रा की। और बात जब हम 15 मिनट की करेंगे, समझिएगा कि अगर 80 किलोमीटर 1 घंटे चलती है तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गया, 60 मिनट। तो हम 15 मिनट के लिए क्या कर सकते हैं? 20 किलोमीटर मान सकते हैं। 20 किलोमीटर चलेगी, ठीक है, 20 किलोमीटर चलेगी। और 80 से हम अगर 19 में गुणा कर दें, ध्यान देखिएगा, 80 में अगर हम 19 से गुणा कर दें, 80 में 19 से हम गुणा कर दें, तो आपका सीधा और सीधा कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1520। कितना आ जाएगा? 1520 कुल दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1520। यहाँ देखिए 1520 जो है आप जब गुणा करेंगे तो 19 × 152 होता है, और ये 1520 किलोमीटर जो है दूरी तय की कब? अभी केवल 19 घंटे में। बाकी प्लस जो 20 किलोमीटर और दूरी की है, तय की है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 1540 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1540 किलोमीटर, जो बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन है। देखिए बी, यहाँ देखिए सी वाला ऑप्शन मैं बी पे कर दिया हूँ, तो जो सी वाला ऑप्शन आपका है ये बिल्कुल यहाँ सही है। और इसी तरह क्वेश्चन करने का प्रयास करें जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा उसमें अपने दिमाग को रोल और इनरोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियाँ अपनाएंगे? तो फर्स्ट है, इमारतें से दूर खुले में रहिए, इमारतों से दूर खुले में रहिए। बी है, निकटतम इमारत में भाग जाइए। और सी है, निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। और डी है, पार्क में निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो इसका जो सबसे सटीक और सही ऑप्शन है, तो इमारतों से दूर खुले में रहिए। कहाँ जाइए? इमारतों से दूर खुले में रहिए। तो इस तरह जो हमारा ए ऑप्शन है, हमेशा खुले में रहने की बात होती है। अगर भूकंप आ गया है और आपके पास खुला जगह है, एकदम खाली जगह है, तो आप बिल्कुल और बेहद आसान तरीके से वहाँ जल्दी जल्दी भाग जाइए, क्योंकि आपको जो बिल्डिंग है वो गिर के ऊपर आपके नष्ट कर सकती है, आपको वृक्ष नष्ट कर सकती है। और यहाँ देखिए कि सड़क, ये पार्क से निकल कर सड़क पर भाग जाइए, बिल्कुल ही गलत है। पार्क में ही रहिए। अगर पार्क में खाली जगह तो पूरे पार्क में पड़े रहिए आप। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, नीला, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों, पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है। तो मुझे याद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो चीज़ें हैं मतलब एक ज़ुबान पे याद होगी। जैसे जब हम मधुबनी की बात करते हैं, जब मधुबनी की बात करते हैं तो हमारे पास मिश्रित रंगों और पुष्पों के वर्णों और पेड़ों के छाल से मिश्रित चावल के रंग से बने हुए जो चित्र आते हैं वो हमें एकदम साफ नजर आते हैं, और उसको मधुबनी में ही हम देख सकते हैं। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन है मधुबनी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है कि ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। ऑप्शन बी है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। ऑप्शन सी है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन डी है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो जो इसका सबसे सटीक और सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ये आपका ध्यान देखिए, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। ऐसे भोज्य पदार्थ समुच्चय चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। तो हरी मटर, जीरा और चना, ये तीनों क्या होते हैं, ये आपके जो बीज वाले भाग होते हैं, बीज वाले भाग हम उससे प्राप्त करते हैं। जैसे मटर भी हमारा बीज वाला भाग है, और जीरा भी बीज वाला भाग है, चना भी बीज वाला भाग है, गेहूँ भी बीज वाला भाग है। तो इस तरह जो हम बीज से जो प्राप्त करते हैं, ये हमारे उस तरह ये भिन्न हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन हमारा कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। बी है जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सी है सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। डी है जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो इसका सबसे सटीक और सही हमें क्रम बताना है, यानी कि ABCD या BCDA या DABC या DBAC। तो ध्यान से देखिए, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं, ये अगर सीक्वेंस हम देखें तो सबसे फर्स्ट पे इसको रख सकते हैं क्योंकि ये छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नदी में जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, तो ये दूसरे नंबर पे हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, पहले पीस को, दूसरे पीस को। और तीसरे की बात करें तो जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, ये दिया है कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। तो इस तरह जो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि बी वाला, ये थर्ड पे आ जाएगा। और फिर आ जाएंगे सी पे, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सी वाले ऑप्शन में DABC आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? DABC, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आप हो जाएगा। तो इस तरह हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। बात करेंगे हम छठवें क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन हमारा है कि कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। देखिए, जो इसमें चावल, गेहूं और ओट्स का जो प्रवर्धन है वो अकेले केवल बीजों द्वारा होता है। बाकी इनमें जो है कुछ बीज हैं, कुछ अन्य भाग हैं। तो ऐसे आप अगर बीज की बात करेंगे तो चावल, गेहूं और ओट्स ही आपके पास केवल बीज द्वारा प्रवर्धन के लिए ऑप्शन एकदम सही है। बाकी कायिक प्रवर्धन है, क्या है कायिक प्रवर्धन? जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली, पौधे के अंग होते हैं, इनके भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो इस तरह जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, ध्यान देखिए बी वाला ऑप्शन को, चावल, गेहूँ, ओट्स, ये बीज द्वारा तैयार होते हैं। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से PV सिंधु संबंध रखती है। अब देखिए, ये आपको GS के क्वेश्चन को भी और EVS के क्वेश्चन को भी हम मर्ज करके आपसे पूछा है। बात जब PV सिंधु करेगा तो PV सिंधु देखिए, अब आपको अगर पता रहेगा किस राज्य से वो आती हैं, तभी तो आप उस राज्य के जो डिशेस हैं, जो भी जैसे इडली, चटनी, राइस, सांभर, तो इन सबको आप क्लैरिफाई कर पाएंगे इंडिविजुअली जब उनको जानते रहेंगे PV सिंधु किस राज्य से हैं। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा PV सिंधु कहाँ के रहने वाले हैं। तो देखिए, PV सिंधु जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक नाम किया था। PV सिंधु का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य से है, और आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन अब हमें बताना है। तो ध्यान देखिए, आंध्र प्रदेश का मुख्य भोजन जो है, आप इडली भी कह सकते हैं, चटनी, चावल, सांभर, ये बिल्कुल सही है। देखिए, रोटी दाल तो आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इधर आप आ जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। बाकी रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी, ये भी आपका आंध्र प्रदेश इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। डी देखिए, मछली, कड़ी, टेपियोका और चावल, ये भी आप आंध्र प्रदेश से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा ए ऑप्शन है, ये आंध्र प्रदेश के लिए एकदम सटीक और सही ऑप्शन रहेगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही दो बहनें, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ भी आपसे EVS में पूछ लिया है, तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए कि रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपको करने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है इस पर। अगर हम एक ही दो बहनें B और C हैं, A का पति D है और B का पति B और C की पुत्रियाँ का D से क्या संबंध है,
तो हम सीधे सीधे इसको ड्रा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद हम करेंगे इसको। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है कि ए की 2 बहनें हैं, ए की 2 बहनें हैं। तो ए की 2 बहनें कौन सी होंगी? मान लीजिए अगर ए पुरुष और महिला नहीं कन्फर्म है तो बी, और अगर यहाँ पे हम सी रख लें तो सी। ये भी बहन है और ये भी बहन है। इसका पुरुष है कि मेल है, ये मतलब महिला पुरुष से संबंध पता नहीं है। कह रहा है कि ए का पति डी है, यानी कि ए का पति, अगर यहाँ पे डी हम लिखेंगे तो ये भी बहन हो गई, यानी कि महिला ये भी हो गई। और फिर कह रहा है कि बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है? बी और सी की पुत्रियाँ, तो बी की अगर पुत्री यहाँ पे हम कुछ भी मान लें और सी की पुत्री अगर कुछ भी मान लें, ठीक है, पुत्री और पुत्री हम कुछ भी मान लें, तो दोनों पुत्री से कह रहा है कि डी से क्या संबंध है? किससे? इस डी से क्या संबंध है? तो अगर हम इन दोनों को मान लें और इस डी से संबंध अगर दिखाएं तो ये सबसे पहली बात कि ये इसकी मौसी है और मौसी का हस्बैंड मौसा हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान से देखिए कि आप इसमें क्या लगा सकते हैं। तो कहीं दिया है आपका ऑप्शन में, आपको मौसा को अंकल भी कहते हैं, इस ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बहुत ज़्यादा मौसा ढूंढने का प्रयास मत करिएगा, अगर अंकल मिल जाए तो अंकल को आप टिक करिएगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है कि डी इज़ देयर अंकल, क्या हो जाएगा? डी इज़ देयर अंकल, उन सबके जो अंकल हैं वो डी हैं। इस तरह रिश्ता जो कन्फर्म हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? निम्न में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? तो ऑप्शन फर्स्ट है सनफ्लावर, सूरजमुखी। ऑप्शन बी है आक यानी कि मदार, ठीक है, मैंगो यानी कि आम, और जेंथियम। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदार। देखिए, और मदार के बारे में जैसे कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिएगा। जो मदार की फैलने की संभावना वायु द्वारा होती है, जो मदार के पौधे होते हैं शुष्क और ऊसर और उच्च भूमि में ये देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में यह भ्रांति फैलाई हुई है कि आक का पौधा यानी कि जो मदार का पौधा है विषैला होता है तथा यह मनुष्य के लिए घातक होता है। इसके विपरीत यदि मदार का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुभवी वैद्य की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके लिए जो सावधानी है वो मैं बता दूं कि मदार के दूध को आँखों में नहीं लगाना चाहिए। इसके लगाने से आँख की दृष्टा यानी दृष्टि जो है वो जाने का डर रहता है और आदमी अंधा हो सकता है। तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है, जो अब मिथ है कि क्या है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता और बता चुका हूं, तो आप भी सावधानी बरतिएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। फर्स्ट है, एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथें, रोटी सेकें और गेहूँ का आटा बनाएँ। तो देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। गेहूं का आटा बनाएं और एक पात्र में आटा लें, आटा गूँथे आटे के पेड़े बनाएं और रोटी सेकें। तो ये लगभग सही है। बाकी सी वाला ऑप्शन देखते हैं। आटा गूँथें, गेहूं को पीसें। देखिए, गेहूं को पीसना आटा गूँथने के बाद नहीं होगा। और डी है, गेहूं से आटा पीसे गूँथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियाँ बेलें। सेकने के बाद तो बेलेंगे नहीं। तो जो बी वाला ऑप्शन हमारा है, क्या है? जो बी वाला ऑप्शन है इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। गेहूं का आटा बनाएं, क्या होता है? पहले गेहूं का आटा बनाएं, पीस के आटा बना लें, एक पात्र में आटा ले लें, आटा गूँथ लें और गूँथने के बाद आटे के पेड़े बनाएं, यानी कि जो लोई कहते हैं उसको बना लें और रोटियां सेकें। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सटीक और सही क्रम में है। तो इस तरह जो आपका 10वें का जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सटीक है, सही है। तो इस तरह जो 10 क्वेश्चन है यहाँ समाप्त होते हैं। ये क्लास की यहीं की हम समाप्त होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ 10 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए हैं। और आपसे मैं अभी फिर कहूँगा कि आप जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा बूस्ट करिए, थोड़ा इन्हांस करिए, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगे। आप थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करिए, चाहे जहाँ से मिले, वो जिस भी क्लास से मिले, जिस भी चैनल से मिले, जिस भी बुक से मिले, तो जरूर देखिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।